गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन और आज है 17 जून। तो 17 जून से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोगों से निवेदन है आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 17 जून से रिलेटेड। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आज मतलब 17 जून को 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं हमारे, इनका नाम है, आपको नाम ही तो बताना है क्वेश्चन में। तो ये जो है आज के दिन 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आपको बताना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है। तो इनका नाम है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत वर्तमान में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और ये आज 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये विकलांगों की या दिव्यांगों की सहायता के लिए खोले जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इसका उद्घाटन थावरचंद गहलोत के द्वारा किया जाएगा। 7 अलग अलग क्षेत्रों में ये करेंगे। तो जब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी तब मैं आपको पूरा क्लियरली ये बताऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि आज इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है आदि प्रशिक्षण पोर्टल, ये जनजातीय लोगों से संबंधित है। जो जनजातियों से संबंधित लोग हैं उनको इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब ही है प्रशिक्षण देना। तो प्रशिक्षित किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो अपने कौशल का प्रयोग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इन लोगों को सिखाई जाएंगी इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जाहिर सी बात है, जब जनजातीय लोगों की बात आई है तो जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री होंगे उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। और वर्तमान में अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाते हैं। तो अर्जुन मुंडा जी इसका राइट आंसर है। आपको कमेंट में बताना है कि अर्जुन मुंडा जी वर्तमान में कहाँ से सांसद हैं, मतलब अर्जुन मुंडा जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, अर्जुन मुंडा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आपको बताना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर, अब ये केंद्रीय अनुदान पहले कुछ और था, इसको बढ़ा करके 1804.59 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पहले 404.24 करोड़ था। अब आप देखिए पहले कितना कम था और उसका दुगना कर दिया है, बढ़ा करके। दुगने से ज़्यादा ही समझिए क्योंकि 400 का दुगना तो 800 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1804.59 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। और ये जो अनुदान है ये केंद्र सरकार ने केरल राज्य के लिए किया है। तो केरल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है जिसके तहत एक योजना चल रही है कि हर घर में नल के माध्यम से जल पहुँचाया जाएगा। तो जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कभी जल नहीं पहुँचा, जहाँ पर आज भी लोग किसी भी प्रकार से अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि केरल में भी लोग तालाबों पर ज़्यादा निर्भर है। तालाब हैं, छोटी छोटी झीलें हैं जहाँ से उन्हें पानी मिलता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का वो इलाका है जहाँ पर आप देखेंगे तो नल से जल मिलना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि उत्तर भारत में हमें नल देखने को मिलते हैं। नल का मतलब हैंडपंप से है मेरा यहाँ पे। तो आपने जगह जगह पर सरकारी नल लगे देखे होंगे या कई लोगों के घर में भी नल होगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप अगर यहाँ देखेंगे तो केरल में ऐसा नहीं है। केरल में आपको हैंडपंप बहुत रेयर हो सकता है, वरना देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जल का ये जो मिशन है ये पूरा करने के लिए अनुदान को केंद्र सरकार ने बढ़ा करके 1804.59 करोड़ रुपए कर दिया है। आपको इसे याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप जान लीजिए केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में किसने टीबी रोकथाम को बढ़ाने के लिए वैश्विक अभियान पर WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम को संबोधित किया है। WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम को संबोधित किया है। आप अगर देखें तो टीबी के लिए जो इनके कदम उठाए गए हैं उसको मतलब काफ़ी सराहना मिली है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और टीबी की रोकथाम में इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य करके दिखाया है। तो इन्होंने अभी एक WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम हुआ है, उसमें टीबी के लिए इन्होंने संबोधित किया है कि कैसे योजनाएं होनी चाहिए कि 2030 तक इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए वैश्विक स्तर पर। जबकि अगर हम भारत की बात करें, भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को समाप्त करना। टीबी हारेगा देश जीतेगा, याद रखिएगा, ये कैंपेन चलाई गई है कि 2025 तक भारत से हम टीबी को समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं कि भारत 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन, इस नाम से ये जो प्रोग्राम था इसे लॉन्च किया गया था, ये आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के स्तर पर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को समाप्त करना, जबकि जो वैश्विक लक्ष्य है मतलब विश्व के स्तर पर जो लक्ष्य है 2030 तक टीबी को समाप्त करना है पूरे विश्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कुछ कथन है, आपको इन पर विचार करना है। तो पहला कथन है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गैर वर्णित गांव में हुआ है। गैर वर्णित मतलब जिस गांव में हुआ है उसका वर्णन नहीं किया गया है। आप बस जिला याद रखिए कि शाहजहांपुर का जिला है। नेक्स्ट है, उन्होंने 1919 के मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लिया है। 1919 के मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लिया था। इसके साथ साथ 9 अगस्त 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल ने साथी अशफाक उल्ला खां और अन्य लोगों के साथ लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन को लूटने की योजना को अंजाम दिया था। तो ये गवर्नमेंट सरकार की एक ट्रेन थी जिसको इन लोगों ने मिलकर के लूटा था। ये घटना सही है। अब आपको विचार करना है कि इसमें सही कथन का आपको चयन करना है। अगर आपको डेट्स वगैरह याद हैं, थोड़े आंकड़े याद हैं, तो आप थोड़ा सा इस प्रश्न को कर सकेंगे। तो मैं आपको जो आंसर है वो बता देती हूँ कि केवल इसमें एक सही है, बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो इसमें गलत है। तो यहाँ पर केवल एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एक बार इस पर फिर से आप ध्यान दीजिए। तो आपको इसमें सही का कथन चयन करना था। तो पहला जो इसमें कह रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। गांव का नाम वर्णित नहीं है और मैं शाहजहांपुर से ही बिलोंग करती हूँ, तो इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। कई जगह पर इनका घर बताया जाता है, तो फिलहाल मैंने इनका घर नहीं देखा, लेकिन हाँ ये बात मुझे पता है कि ये शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उन्होंने 1919 के मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लिया था, ये गलत है क्योंकि उन्होंने 1918 में ये मैनपुरी षड्यंत्र हुआ था। यहाँ पर डेट गलत है, ये जो वर्ष यहाँ पर दे रखा है ये 1918 होगा, ना कि 1919। तो आपको याद रखना है मैनपुरी षड्यंत्र 1918 में हुआ था। तीसरा कथन है कि 9 अगस्त 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने साथी अशफाक उल्ला खां और अन्य लोगों के साथ लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन को लूटने की योजना को अंजाम दिया था। तो अगर आपको काकोरी कांड की तिथि याद है तो आप तुरंत इस चीज़ को पकड़ सकते थे कि यहाँ पर 1927 नहीं बल्कि 1925 होना चाहिए था, क्योंकि जो काकोरी षड्यंत्र था 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 की ये घटना थी, जब काकोरी नामक स्टेशन पर, जब आप शाहजहांपुर से लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ के पास ही एक काकोरी नामक स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पर ये जो घटना थी इसको अंजाम दिया गया था। वहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था और इसमें अशफाक उल्ला खान भी इनके साथ में शामिल थे। तो शाहजहांपुर की अगर मैं बात करूँ, इसको शहीदों की नगरी कहते हैं, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे, रोशन सिंह जैसे लोग हमारे शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वो लोग शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे।
तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर डेट 1925 होगी और यहाँ पर 1918 होगी। बस यही इन दोनों कथनों में गलतियाँ थीं जिसे आपको पकड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर केवल एक बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर 1927 का वो दिन है जब गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड की वजह से इनको फांसी दी गई थी और राप्ती नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। बाद में यह स्थान राजघाट के नाम से जाना जाने लगा। तो आज ये स्थान जो है राजघाट के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी वाला राजघाट नहीं है, ये याद रखिएगा। ये गोरखपुर का राप्ती नदी के किनारे जो राजघाट बना हुआ है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर उनको गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दी गई थी। आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो अभी तक इसको महासागर तो मानते थे, लेकिन कह सकते हैं कि सभी इसे महासागर नहीं मानते थे। तो नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो ये महासागर है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर, आपने अगर मैप में इसकी स्थिति देखी होगी तो अंटार्कटिका का जो भाग है, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ आप देखेंगे अंटार्कटिका का जो भाग पड़ता है, जो बिल्कुल ही बर्फ से ढका हुआ है, उसके आसपास जो समुद्र पड़ता है उसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो पहले इसे बहुत सारी संस्थाएं जो है महासागर नहीं मानती थी, एक अलग महासागर, क्योंकि उनका मानना था कि ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का एक भाग है, तो ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे एक अलग समुद्र की या अलग महासागर की संज्ञा नहीं दी जाती थी। लेकिन अब नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका में ये कहा गया है कि दक्षिण महासागर एक 5वां महासागर है। आपने 5 महासागरों के बारे में पढ़ा भी होगा, तो शायद आपने दक्षिण महासागर के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एक जारी की गई है। ये चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है, मतलब भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये वैसे देश हैं जो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा दान करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 14वें स्थान पर। 14th प्लेस जो है वो भारत का है। भारत रहा है 14वें स्थान पर। आपको ये बात याद रखनी है। इसमें अगर हम देखना चाहें तो दुनिया का सबसे दानदार देश, जो उदार देश जिसे हम कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा उदार है, वो है इंडोनेशिया, भारत का पड़ोसी देश। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस साल के शीर्ष 10 में बने रहने वाले एकमात्र उच्च आय वाले देश हैं। अब आप देखिए कि जिनकी जिनकी जो आय बहुत ही उच्च है, ऐसे देशों में मात्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही आए हैं। अमेरिका जैसे देश यहाँ पर स्टे नहीं करते हैं। तो आप देखिए धार्मिक कार्यों में कि हम वो देश जो कि विकसित नहीं है, विकासशील है, वो कितना सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो देश विकसित हैं, जिनके पास इतना पैसा है, वो कहीं नहीं स्टे करते। फिर हम देखेंगे भारत इसमें जो है 14 सबसे धर्मार्थ देश है। रिपोर्ट दुनिया भर से धर्मार्थ प्रयासों का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है और इसका पहला संस्करण 2010 में, सितंबर 2010 में जारी किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, मुझे लगता है आपको इसे नोट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रशेखर वैद्य का 97वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? चंद्रशेखर वैद्य बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आप कह सकते हैं। तो अभिनेता भी थे, इसके साथ साथ में ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अभिनेता थे, इसके साथ साथ में ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बॉलीवुड के अभिनेता थे, इसलिए थोड़ा और फेमस हो जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड भाई जाहिर सी बात है, अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है तो बॉलीवुड चलता है, उसके बाद बाकी सारे आते हैं ना। तो बॉलीवुड के ये नेता थे चंद्रशेखर वैद्य, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके साथ साथ में ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो है कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला देश, पहला देश कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला देश की यहाँ पर बात हो रही है।
तो वो जो पहला देश जिन्होंने 6 लाख मौतें दर्ज की हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक, ये देश बन गया है अमेरिका। अमेरिका ने बताया कि कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें हुई हैं अमेरिका में, तो ये ऐसा दर्ज करा दिया है इसने। तो अब 6 लाख इसने बताया है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा जो प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है, जो उसकी सूची जारी होती है, उसमें अमेरिका की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इसके आंकड़े कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर ने बताया है कि कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज कराने वाला पहला देश अमेरिका बन गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने का आदेश दे दिया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सरकार चाहती नहीं है कि बैठे बैठे पैसा लोगों को मिले, और फिलहाल अब स्थितियाँ देखा जाए तो थोड़ी सुधर गई हैं, इसीलिए सरकार ने भी कहा है कि स्कूलों को खोलना चाहिए। अभी बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने शिक्षकों के लिए और इसके साथ साथ में जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए स्कूलों को खोलने की बात सामने रखी है। तो आप ये याद रखिएगा कि 1 जुलाई से भाई जो जिनका स्कूल है वो पहले शिक्षक जो भी हैं या कर्मचारी हैं स्कूलों में वो पहुंच जाइएगा, क्योंकि 1 जुलाई से आपका स्कूल खुलने वाला है। विद्यार्थियों को अभी छुट्टियाँ फिलहाल दी गई हैं। पहले ये 15 जून से खुलने वाला था, लेकिन इन्होंने गर्मियों की जो छुट्टियाँ थी उनको जारी रखते हुए 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? अब आप देखते हैं कि कोई क्रिकेटर अगर किसी फिक्सिंग में लिप्त पाया जाता है या फिर डोपिंग के मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर कुछ बैन्स लगा दिए जाते हैं। तो वहाँ यही हुआ था अंकित चौहान जी के साथ में। अंकित चौहान जी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब जो है बीसीसीआई जिसे हम बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसने इन पर से आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। तो मतलब अब आप देखेंगे कि ये चाहे तो अब मैच खेल सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कमबैक करना। तो कोई खिलाड़ी है जिसके साथ लाइफ में कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है और जिसकी वजह से वो कुछ वर्षों तक खेल नहीं पाता, या कोई भी एथलीट है वो अपने कार्य को एकदम बंद कर देता है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही मुश्किल होता है कि हर कोई मैरी कॉम नहीं होता या हर कोई टाइगर वुड्स नहीं होता कि कमबैक कर ले। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अंकित चौहान जी क्या करते हैं और क्या ये अपनी लाइफ में कमबैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिलहाल बीसीसीआई ने इन पर लगे जो आजीवन प्रतिबंध था इसको हटा दिया है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।